अभी जो हम पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री में वो है टॉपिक इमल्शन। तो इमल्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इमल्शन क्या होता है, फिर उसके बारे में और फर्दर डिस्कस करते हैं। तो इमल्शन एक्चुअल में लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम है। मतलब क्या है इसका मतलब है कि यहाँ पे डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन किस चीज का? डिस्पर्जन ऑफ फाइनली डिवाइडेड droplets in another liquid। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन है और उस लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो डिस्पर्जन है फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स का, एक लिक्विड की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड है, मिक्स नहीं है, डिस्पर्स्ड है। तो हम कह सकते हैं कि if a mixture of two immiscible liquids or partially miscible liquids are shaken, a coarse dispersion of one liquid in another is obtained, which is called इमल्शन। तो ये आ गई आपकी इमल्शन की डेफिनेशन। इसे समझते हैं क्या है इमल्शन। अगर मिक्सचर बनाया जाए, किस चीज का मिक्सचर, या तो दो इनमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, या फिर एक दूसरे में अच्छी तरह मिक्स नहीं होते, पार्शियली मिक्स होते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मिक्सचर्स को? दोनों लिक्विड्स को लो जो या तो इमिसिबल है या पार्शियली मिसिबल है, उनको कर दो शेक। दे आर शेकन। उनको शेक किया जाता है और ऐसा करने से एक कोर्स अगर मैं एक आम भाषा में टर्म यूज करूं, दरदरा, तो कोर्स डिस्पर्जन बनता है। मतलब कि काफी कोर्स होता है, मींस टू से आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हो, उसको कंप्लीटली देख सकते हो डिफरेंशिएशन दो लिक्विड्स के बीच में, तो इसलिए कोर्स। तो कोर्स डिस्पर्जन बनता है एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर, और इस कोर्स डिस्पर्जन जो यहां पर मिल रहा है, इसको नाम दिया गया है इमल्शन। तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो दो लिक्विड्स हैं उनमें से वन ऑफ द टू लिक्विड्स is generally water। ज्यादातर, not always, ज्यादातर दो लिक्विड जो हम यहाँ ले रहे हैं, जो या तो इमिसिबल है या फिर पार्शियली मिसिबल है, ये दो लिक्विड में से एक लिक्विड होगा वाटर। राइट। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम अब डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स ऑफ इमल्शंस। टाइप्स ऑफ इमल्शन मैं आपको बता देती हूं, दो तरह के टाइप्स होते हैं। देखिए, एक टाइप होगा आपका ऑयल इन वाटर, राइट, जिसको हम OW टाइप भी बोलते हैं। दूसरा आपका टाइप होगा वाटर
WO टाइप भी बोलते। मैंने आपके सामने दोनों टाइप्स लिख दिए हैं। इन दो टाइप्स को अब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑयल इन वाटर। सबसे पहले हम ऑयल इन वाटर पढ़ेंगे, राइट। तो इसमें आपको मैं बता देती हूँ, ऑयल इन वाटर टाइप के अंदर डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज आपका होगा, क्योंकि ऑयल इन वाटर है तो डिस्पर्स्ड फेज आपका आ जाएगा ऑयल। और आपका डिस्पर्जन मीडियम होगा वाटर, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। एग्जांपल्स देखिए, मिल्क है एक एग्जांपल, जिसमें मिल्क के अंदर लिक्विड फैट जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज होता है। फिर मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ आपको, वैनिशिंग क्रीम। बटर और क्रीम, ये सारे एग्जांपल्स हैं ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन की। एक चीज मैं और आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जो ये ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ डिस्पर्जन जो इमल्शन है, ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है एंड इट separates into two layers on standing। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, जैसे कि आप ऑयल इन वाटर ही ले लो, क्यों इतने कॉम्प्लेक्सिटी में जाते हैं, ये तो एग्जांपल्स है। अगर मैं पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको शेक करूंगी तो पानी के अंदर ऑयल के छोटे 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 ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। आपने एक काम किया भी होगा, आपको पता भी है। अगर मैं उस शेक्ड इमल्शन को रख दूं थोड़ी देर के लिए, तो ऑयल वाटर के ऊपर एक सेपरेट लेयर बना लेता है कुछ टाइम बाद। तो इसीलिए मैंने कहा इट इज अनस्टेबल, बिकॉज ऑन स्टैंडिंग इट सेपरेट्स इनटू टू लेयर्स। अब हम बात करेंगे वाटर इन ऑयल टाइप, वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन की। इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, अब आइडिया हो ही गया होगा। डिस्पर्स्ड फेज आपका वाटर होगा और डिस्पर्जन मीडियम आपका ऑयल होगा। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। एग्जांपल्स में देखिए, कॉड लिवर ऑयल, कोल्ड क्रीम, ये इसके एग्जांपल्स है। ये इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होता है एज कंपेयर टू दिस, राइट। अनस्टेबल तो ये भी है बट इतना नहीं है एज कंपेयर टू दिस। ये ज्यादा अनस्टेबल, ये लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाता है, ये इतना इजीली लेयर्स में सेपरेट आउट नहीं होता है। तो एक तरह से एवरेज इसकी स्टेबिलिटी है। तो ये हो गए टाइप्स। अब हम कंटिन्यू ही करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में से ही हमने एक पॉइंट पढ़ा इसके टाइप्स का, अब इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे आगे। इमल्शन को ही कंटिन्यू करते हुए हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अनस्टेबल है, तो फॉर स्टेबलाइजेशन of an
emulsion, emulsifying agent is added। तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ता है? इसके अंदर हमें ऐड करना पड़ता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड किया जाता है which forms an interfacial film between an emulsion, means एक तरह से emulsion क्या, it forms an interfacial film between the constituents of emulsion। कौन कौन से constituents? Suspended particles and the medium। तो क्योंकि ये अनस्टेबल है तो इसके अंदर डाला जाता है इमल्सिफाइंग एजेंट इसको स्टेबल बनाने के लिए। वो क्या करता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है, और मीडियम जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल फिल्म बनाता है ताकि एक दूसरे से अटैच रहे, स्टेबल रहे। तो ये स्टेबलाइजेशन की बात होगी। अब कौन से जो हम यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो मोस्टली जो मेन इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं वो कौन से हैं? प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन से हैं। प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट ऑयल इन वाटर टाइप के लिए है, प्रोटीन्स, गम्स, natural and synthetic soaps। तो ये हो गए इमल्सिफाइंग एजेंट जो इमल्शन को स्टेबलाइज करता है, वो ये हो गए प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फॉर ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अब हम बात करेंगे वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन के लिए कौन से प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स है। तो इसके लिए है heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols, लॉन्ग चेन लंबी चेन वाले ज्यादा कार्बोनेटम जिसमें होता है वो लॉन्ग चेन में होगी, लॉन्ग चेन अल्कोहल्स और लैम्प ब्लैक। ये कुछ आपके इमल्सिफाइंग एजेंट्स हो गए ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप। तो दोनों टाइप के इमल्शंस के लिए मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट्स के नाम लिख दिए हैं, प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट्स। आगे बात करते हैं। जो इमल्शन होती है इट कैन बी डाइल्यूटेड, इसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं कैसे? विद एनी amount of the dispersion medium। तो अगर मैं इमल्शन को किसी भी इमल्शन को डाइल्यूट करना चाहती हूँ तो क्या करना है? डाइल्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिस्पर्जन मीडियम उसके अंदर ऐड कर देंगे। कितने भी अमाउंट में हम डिस्पर्जन मीडियम उसमें ऐड कर सकते हैं डाइल्यूट करने के लिए। सो ऑन द अदर हैंड dispersed phase when mixed forms a separate layer। तो दो बातें बताइए मैंने आपको यहाँ पे। अगर मैं किसी भी इमल्शन में डिस्पर्जन मीडियम डाल दूं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा और मैं कितने भी अमाउंट में डिस्पर्जन मीडियम डाल सकती हूँ। दूसरी बात मैंने की है कि अगर मैं किसी इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज ही ऐड कर दूं तो उस केस के अंदर वो सेपरेट लेयर बना लेगा। ये बात आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ड्रॉपलेट्स इन emulsion are often negatively charged and can be precipitated by electrolysis। तो जो ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है इमल्शन के अंदर, जो ड्रॉपलेट्स होंगी, जो कि मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ, तो ड्रॉपलेट्स जो इमल्शन में प्रेजेंट होती है ज्यादातर वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं और उसको प्रेसिपिटेट करना बहुत ही इजी होता है। इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स होती है, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है अगर ड्रॉपलेट्स, तो वो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के पास जाएगा और डिस्चार्ज होकर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इजी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इमल्शन इज इट शोज, इमल्शन के बारे में बता रही हूँ, तो ये शो करता है ब्राउनियन मूवमेंट, जिसको हम जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में हम, और टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया है, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो दोनों ही जो प्रॉपर्टीज है इमल्शन शो करता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, emulsions can be broken into constituent liquids by heating, freezing, centrifugation एक्सेट्रा। तो इमल्शन को है ब्रोक भी इजीली कर सकते हैं, मतलब इमल्शन जो बना है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम से जुड़ के, तो हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज को और डिस्पर्जन मीडियम को दोनों अलग भी कर सकते हैं। कैसे? हीट, फ्रीज या सेंट्रिफ्यूगेशन करके हम उनको अलग कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। तो ये बातें हो गई इमल्शंस के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोलॉइड्स के बारे में जो हमारे आसपास होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलॉइड्स व्हिच आर अराउंड अस। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कोलॉइड्स अराउंड अस। हमारे आसपास मिलने वाले कोलॉइड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द substances which we come across in our daily lives are colloids। तो ये जान लो कि हमारे आसपास मोस्टली चीजें, ज्यादातर, नॉट ऑल, मोस्टली चीजें जो होती है, ज्यादातर चीजें हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली वो कोलॉइड्स की फॉर्म में ही होती है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि मील्स वी ईट, खाना जो हम खाते हैं उसमें भी होती है। क्लोथ्स वी वियर, कुछ जो हम कपड़े पहनते हैं उसमें भी कोलॉइड्स होते हैं। वुडन फर्नीचर, उसमें भी कोलॉइड्स होते हैं। और उसके अलावा जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, और काफी सारी ऐसी चीजें होती है दैट आर largely
कंपोज्ड ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड से बनती हैं ज्यादातर ये चीजें। तो यही चीजें जो मैंने आपके आगे कुछ एग्जाम्पल्स लिखी है, उसी के हिसाब से, मतलब कि उसी को बेस बनाते हुए अब मैं आपको बताने वाली हूं फ्यू मोर इंटरेस्टिंग colloids, few more interesting examples of colloids around us। तो हमारे आसपास मिलने वाले कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोलॉइड्स के। तो करते हैं डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ब्लू कलर ऑफ स्काई, हमारा आसमान ब्लू कलर का क्यों है? जो डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, और उसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं एयर में। तो क्या क्या प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है और वाटर ड्रॉपलेट्स भी प्रेजेंट है। ये कुछ ऐसे मतलब एक तरह से इम्प्योरिटी कह लो, या कुछ जो उसके अंदर एयर के अंदर कोलॉइडल सिस्टम बनाए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लाइट का जो कलर है ब्लू कलर, उसको स्कैटर करते हैं, क्योंकि लाइट में जो प्रेजेंट होता है ब्लू कलर, वो उसी को स्कैटर करते हैं, जिसके कारण हमें स्काई जो होती है वो ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो मैं हमें यहाँ कह सकती हूँ कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर present in air scatter blue light, वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, which reaches our eyes, जो हमारी आंखों तक पहुंचता है, और हमें स्काई कैसा लगता है? स्काई लुक्स ब्लू। तो सिंपल आंसर इसका। नाउ सेकंड पॉइंट है फॉग, मिस्ट एंड रेन के बारे में। तो हम उन्हीं डस्ट पार्टिकल्स की, सॉलिड इम्प्योरिटीज की बात करेंगे जो एयर में प्रेजेंट है। तो अभी भी एयर में यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमेना के लिए। एयर में प्रेजेंट होती है डस्ट पार्टिकल्स, सॉलिड इम्प्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है। जब टेम्परेचर लो होता है तो जो मॉइस्चर होता है वो उन सॉलिड इम्प्योरिटीज के ऊपर कंडेंस हो जाता है, धीरे धीरे वो कंडेंस होता चला जाता है और होता चला जाता है, और उस कंडेंसेशन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, उस जब वो मॉइस्चर और कंडेंस होता है डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉग, मिस्ट और रेन की फॉर्मेशन के लिए। ये होता है कोलॉइडल नेचर का। और बताते हैं इसके बारे में। जब और ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना, अपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। वहां पे ये जो डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस हो रहा है मॉइस्चर, वो कंडेंस होके वो बड़ा, काफी बड़ा साइज हो जाता है, और उसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में वाटर जो है इकट्ठा हो जाता है। जब वो वहां पे बन जाते हैं क्लाउड्स, तो जब उन क्लाउड्स के अंदर टेंडेंसी नहीं रह जाती पानी जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसको होल्ड करने की, तो वो एज अ रेन फॉल करते हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये तो मैंने आपको बता दिया है किस तरह से ये फिनोमेना होते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जब खेती करते हैं ना किसान, फसल काट लेते हैं तो स्टबल रह जाती है नीचे, काटते हैं तो इतना कुछ हिस्सा रहता है, उसको हम स्टबल बोलते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। अब जलाने से क्या होगा? जलाने से हमारे एटमॉस्फेयर में आएगा कार्बन, काले काले रेशे आते हैं ना, कार्बन है वो, और क्या है? फिर वो कार्बन क्या करती है, वो एयर में सस्पेंडेड रहती है। फिर उस कार्बन के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस होती है, और वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होती है तो वो बन जाता है स्मॉग, SMOG, स्मॉग, जो फॉग और स्मोक का एक कॉम्बिनेशन। बहुत ही हार्मफुल है ये। इसकी वजह से
काफी सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, तो ये भी काफी हार्मफुल है। तो ये हमने डिस्कस किया फॉग, मिस्ट और रेन के बारे में। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन तो आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ी होगी, जूनियर क्लासेस में। तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कुछ सैंड और क्ले के अंदर। रिवर के पानी में सैंड और क्ले होती है और सैंड और क्ले में होते हैं कुछ चार्ज पार्टिकल्स। जब रिवर का पानी सी के पानी से मिलता है जो कि सलाइन है, याद रखना, जब एक फ्रेश वाटर रिवर का सलाइन वाटर से मिलता है, सी के वाटर से मिलता है, तो रिवर वाटर में प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल्स जाके मिलते हैं इलेक्ट्रोलाइट से जो सी वाटर में प्रेजेंट है, जो सलाइन है, और इसकी वजह से अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलते हैं और वो कोगुलेट हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और एक जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। वो कोगुलेशन होता है, धीरे धीरे वो इकट्ठे होते चले जाते, धीरे धीरे वो राइज करता चला जाता है, वो एक्यूमुलेशन, और वो डेल्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये हो गई डेल्टा फॉर्मेशन, जहां पे दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स अलग अलग वाटर से आके मिलते हैं और कोगुलेट होते हैं, और वहां पे कोगुलेट होने के बाद वो डेल्टा फॉर्मेशन हो जाती है। और डेल्टा फॉर्मेशन एकदम से नहीं होती है, काफी लंबा प्रोसेस है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होने से वहां पे डेल्टा बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड की। जो ब्लड है वो क्या है? यह एक कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस। एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस मतलब, एल्ब्यूमिनॉइड मतलब एक टाइप का प्रोटीन है, एक प्रोटीनस सब्सटेंस है ये, और ब्लड उसी का, उस एल्ब्यूमिनॉइड सब्सटेंस का कोलोइडल सॉल्यूशन है। फिफ्थ, फूड आर्टिकल्स जैसे कि मिल्क, बटर, आइसक्रीम, फ्रूट जूसेस, दे आर ऑल कोलोइड। ये सारे कोलोइड्स हैं, ये जो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो कोलोइडल नेचर के होते हैं। तो ये फूड आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बताती हूँ सॉइल के बारे में। जो फर्टाइल सॉइल होती है वो कोलोइडल नेचर की होती है और उसमें ह्यूमस होता है, और वहां पे ह्यूमस एक्ट करता है प्रोटेक्टिव कोलोइड की तरह। तो वो जो प्रोटेक्टिव कोलोइड ह्यूमस है वो क्या करता है, सॉइल को हेल्प करता है मॉइस्चर और न्यूट्रिशियस सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने में। तो सॉइल, फर्टाइल सॉइल भी एज अ कोलोइडल सब्सटेंस है, कोलोइडल है वो नेचर में, जिसमें ह्यूमस एक प्रोटेक्टिव कोलोइड का काम कर रहा है, एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज नरिशिंग सब्सटेंसेस टू द सॉइल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ हमने डिस्कस किए कोलोइड्स अराउंड अस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कोलोइड्स की। तो कहाँ कोलोइड्स एप्लीकेशंस इनकी कहाँ है, कहाँ हमारे काम आते हैं, या कहाँ ये जो है यूजफुल है एक तरह से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री इज applications of colloids। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। तो मैं आपको बता दूं जो स्मोक होता है, स्मोक के अंदर क्या होता है? स्मोक के अंदर होते हैं सूट पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स, आर्सेनिक कंपाउंड्स, काफी सारे हार्मफुल इम्प्योरिटीज। तो स्मोक को अगर एज इट इज बाहर रिमूव करा दिया जाए, एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाए, तो बहुत डेंजरस है।
और मैं उस स्मोक की एक बात नहीं कर रही हूँ मेनली जो घरों में रिलीज होता है, जो चूल्हा जलाते हैं उसकी मैं स्पेशली बात नहीं कर रही क्योंकि वो तो बहुत स्मॉल स्केल। स्मोक लार्ज स्केल पे रिलीज करती है इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल पे जो स्मोक प्रोड्यूस कर रही हैं, प्रोड्यूसर्स है स्मोक की, तो वो स्मोक अगर वो एनवायरनमेंट में एज इट इज छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे अपनी चिमनीज के थ्रू, तो वो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक में मैं बताऊंगी कि जो इंडस्ट्रीज होती है उस स्मोक को एज इट इज रिलीज नहीं करती, वो स्मोक को रिलीज करने से पहले एक स्मोक प्रेसिपिटेटर से रिलीज कराती है। मतलब स्मोक प्रेसिपिटेटर में पहले उसको पास किया जाता है, उसके बाद जो गैसेस रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ी जाती है। तो इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक मतलब यहाँ एक स्मोक प्रेसिपिटेटर होता है जिससे स्मोक को पास किया जाता है। तो इसको स्पेशली नाम दिया गया है कॉट्रिल स्मोक प्रेसिपिटेटर। कैसा होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं डायग्रामेटिकली बता रही हूँ। ये एक स्मोक प्रेसिपिटेटर है। यहां पर इधर ऊपर की तरफ यहां सप्लाई होता है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज प्रोवाइड होती है यहाँ पर, हाई वोल्टेज जो 30,000 या उससे भी ज्यादा होती है ये हाई वोल्टेज, राइट। इसके बाद यहां नीचे से यहां से स्मोक इंट्रोड्यूस कराई जाती है, राइट। तो स्मोक यहां से हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो स्मोक को जब यहाँ इंट्रोड्यूस कराएंगे तो क्या होगा, स्मोक जो होता है ना, एक्चुअली स्मोक में कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्योंकि कोलोइडल नेचर के होते हैं। क्योंकि स्मोक क्या होता है, उसमें 10 पार्टिकल्स, स्मोक पार्ट जो है उसमें 10 पार्टिकल्स, ये सॉलिड इंप्योरिटी सस्पेंडेड होती है, राइट। एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं वो। तो जब वो स्मोक को इससे पास किया जाएगा तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज तो होगा उसके अंदर। और जब इसमें हाई वोल्टेज पास की जाएगी तो वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंगली वहां जाके इस चैम्बर में जाके वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और नीचे यहां पर वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, सॉलिड इंप्योरिटी जो भी प्रेजेंट है। तो यहां पे आ जाएगी आपकी प्रेसिपिटेटेड एश। तो जो भी सॉलिड इंप्योरिटीज है वो इस चैम्बर में आके डिस्चार्ज होकर नीचे की तरफ इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम कह रहे हैं प्रेसिपिटेटेड एश। अब जो बच गई वो गैसेस बच गई, सॉलिड इंप्योरिटीज तो निकल गई स्मोक से। तो अब ये जो ओपनिंग है ऊपर, यहां से रिलीज होगी गैसेस फ्री फ्रॉम सॉलिड impurities like carbon, arsenic compounds etc. तो अब यहां से जो गैस रिलीज हो रही है उसको चिमनी के थ्रू इंडस्ट्री से बाहर पास कर दिया जाता है। और अब वो वाली गैसेस हार्मफुल नहीं है इतनी जितनी ये स्मोक जिसमें ये सॉलिड इंप्योरिटीज थी, जो अब यहाँ पे प्रेसिपिटेटेड एश बन गई है इस चैम्बर के अंदर। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड वन, वो है प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर हमें सप्लाई होता है ना घरों में, वो इतना प्योर नहीं होता, साफ नहीं होता है, उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। अब
उन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज के साथ वो ड्रिंकिंग वाटर सेफ नहीं है पीने के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम, उसमें एलम फिटकरी जो होती है उसको डाल सकते हैं। तो वो एलम की वजह से उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है, जो क्या होते हैं, एलम की वजह से वो कोगुलेट हो जाते हैं, कोगुलेट होके वो अलग जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और आपके पास अब जो पानी आएगा वो सेफ या फिर प्योर होगा। तो ये होगी प्योरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ एलम which do the which coagulate the solid impurities present in water. थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, थर्ड एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है मेडिसिन। मेडिसिन के केस में मैं कुछ नाम लिखने वाली हूं आपके सामने, लाइक Argyrol. Argyrol is a silver sol which is used as eye lotion. उसके अलावा colloidal antimony is used in कालाजार, एक डिजीज का नाम है कालाजार। उसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड नाम तो सुना होगा, एंटा एसिड एसिडिटी में लिया जाता है, जैसे इनो है ना, वो भी एक एंटा एसिड है। ऐसे ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आता है, आपने देखा होगा बॉटल्स में आता है, वो क्या होती है, ये सारी ही चीजें, इनफैक्ट नॉट ओनली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारी ही चीजें, ये जो मैंने लिखे हुए एग्जांपल्स, ये सारी मेडिसिन कोलोइडल फॉर्म में होती है। इनफैक्ट ज्यादातर मेडिसिन कोलोइडल फॉर्म में होती है। कोलोइडल फॉर्म में होने का फायदा ये होता है कि कोलोइडल फॉर्म में ये सारी की सारी मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि एसिमिलेट ज्यादा जल्दी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। तो ये हो गई मेडिसिन की बात। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टैनिंग। स्किन टैनिंग की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं एनिमल्स की स्किन की टैनिंग की। एनिमल्स हाइड्स स्किन को ही बोलते हैं, एनिमल स्किन को हम एनिमल हाइड्स भी बोलते हैं। जो एनिमल हाइड्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मोस्टली इसकी टैनिंग के लिए क्या किया जाता है, इस पॉजिटिवली चार्ज एनिमल हाइड को सोक किया जाता है टैनिन के अंदर, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। ऐसा करने से positively charged animal hides comes in contact with negatively charged tannin, and due to which there is mutual coagulation, which leads to hardening of leather। इस तरह से लेदर की हार्डनिंग होती है, जिसको हम टैनिंग बोलते हैं। तो ये प्रोसेस है, एनिमल स्किन को सोक किया जाता है, जो कि नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज होती है एनिमल स्किन, उसको सोक करेंगे नेगेटिवली चार्ज टैनिन में, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ आएंगे, म्यूचुअल कोगुलेशन होगी, लेदर हार्ड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड टैनिन। टैनिन के अलावा जो है, मैं आपको बता दूं, chromium salts are also used for hardening of leather। लेदर की हार्डनिंग के लिए क्रोमियम सॉल्ट्स भी यूज किए जाते हैं, राइट। ये तो हो गए 4 पॉइंट्स। अभी कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं, डिस्कस करेंगे उनको भी।
नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है हमारा क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट्स। दोबारा नहीं बताऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हम वीडियोस में पिछली में डिस्कस कर चुके हैं कि सोप और डिटर्जेंट्स क्लींजिंग एक्शन इनका कैसे होता है। तो सोप और डिटर्जेंट भी एक तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन ही है, ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जो ये सोप और डिटर्जेंट्स है लो कंसंट्रेशन में एज अ स्ट्रॉन्ग नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। इन हाई कंसंट्रेशन दे बिहेव एज कोलॉइड, तो तभी उनका क्लींजिंग एक्शन आता है। सिक्स्थ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट्स एंड फिल्म्स। कैसे बनती है फोटोग्राफिक प्लेट्स और फिल्म्स? ग्लास फिल्म्स होती हैं या होती हैं आपकी सेल्यूलॉइड फिल्म्स, उसके ऊपर कोटिंग की जाती है लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस की, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड है। जो सिल्वर ब्रोमाइड है, जो लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस है, उसको जिलेटिन में मिक्स करके फिर ग्लास शीट पे या सेल्यूलॉइड शीट पे फिल्म पे उसकी कोटिंग की जाती है, तब आपकी तैयार होती है फोटोग्राफिक प्लेट। तो फिर से बता दूं, लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस लाइक silver bromide and gelatin are coated on glass films or celluloid films। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सेल्यूलॉइड फिल्म्स और ग्लास फिल्म्स के ऊपर लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और जिलेटिन की कोटिंग होती है, राइट। सेवेंथ डिस्कस करते हैं। सेवेंथ एप्लीकेशन इज अबाउट रबर। रबर क्या होता है? लेटेक्स होता है, राइट। ये जो लेटेक्स होता है उसी से रबर बनती है। क्या है ये लेटेक्स? लेटेक्स है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल्स। रबर पार्टिकल्स का कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है लेटेक्स, जो कि हमें नेचुरली प्लांट से मिलता है, राइट। ये ऑब्टेन होता है प्लांट से। चार्ज होता है इसमें, ये होता है नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ रबर is obtained by coagulation of latex। इस लेटेक्स की कोगुलेशन करने से हमें रबर मिल जाती है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जैसे कि जो कोलॉइडल फॉर्म में है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनके बारे में बात करें, जैसे कि पेंट्स, इंक्स, सिंथेटिक प्लास्टिक्स, रबर, सीमेंट, दे आर ऑल ऑफ कोलॉइडल नेचर। सो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन। कुछ एप्लीकेशंस हुई है कोलॉइड्स की, 8 एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी है कोलॉइड्स की। सो यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है सरफेस केमिस्ट्री।